जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआरपीएफ एससीएम एएसआई एग्जाम जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, जो दोस्तों आपका एग्जाम 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच लिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों टॉनिक क्लास जो है शुरू हो चुका है दोस्तों, जिसमें से आज टॉनिक क्लास का पहला वीडियो होगा। दोस्तों इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर दोस्तों यह क्लास देख लेते हैं, अगर दोस्तों जितना दिन हो सके उतना टॉनिक क्लास चलेगा। दोस्तों अगर यह सारे के सारे टॉनिक क्लास देख लेते हैं तो आपका दोस्तों एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इसी टॉनिक क्लास से पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्लास का यही खासियत है, इसमें हर एक प्रश्न जो है यह चुनिंदा प्रश्न होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपके एग्जाम में 100% देखने को यही प्रश्न मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन के साथ जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे उसे भी आप लोग गौर से देखते हुए चलेंगे, सुनेंगे। और दोस्तों आप एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जो ही बताए जाते हैं यही टॉनिक क्लास का खासियत है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यात्मक सरकार का सर्वोसर्मा कौन होता है? अध्यात्मक सरकार का सर्वोसर्मा कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, नरेश, राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों अध्यात्मक सरकार का जो है सर्वोसर्वा जो है यह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। दोस्तों लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो यह लोकतंत्र जो है ना दोस्तों, यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संसाधात्मक सरकार और दूसरा होता है अध्यात्मक सरकार। जो वही सरकार का जो है सर्वा पूछ रहा है, सर्वा पूछ रहा है, तो अध्यात्मक अध्यात्मक सरकार का सर्वोसर्वा कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। तो लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, अध्यात्मक सरकार और दोस्तों दूसरा संसाधात्मक सरकार। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन है एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति या एक भ्रमणकारी। तो दोस्तों बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है यह एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। क्या होता है? तो यह एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध कहा गया। इसीलिए दोस्तों बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो यह एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं? कौन सा देश जो है यह पाक जलडमरू से क्या है? तो यह जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन डी है ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों कितना स्टूडेंट क्या करेंगे, पाक जलडमरू जैसे ही देखेंगे और न देखेंगे तो और भारत और पाकिस्तान के बीच लगा करके ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो ये लगा करके आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा गलती नहीं करना है आपको। पाक जलडमरू जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जलडमरू कौन सा है? तो यह पाक जलडमरू है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू है? तो यह पाक जलडमरू है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछ दे आपसे कि यह डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, डुरंड रेखा जो है यह कौन से देश के बीच है? तो यह दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर पूछे कौन सा रेखा है तो यह डुरंड रेखा है। और दोस्तों मैकमोहन रेखा करके बारे में पूछ दे, इसी से रिलेटेड है दोस्तों, मैकमोहन रेखा पूछ दे किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह इंडिया और चाइना के बीच कौन सा रेखा है? इंडिया और चाइना, भारत और चाइना के बीच में कौन सा रेखा है? तो यह मैकमोहन रेखा है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है यह डुरंड रेखा, और दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये भी क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? ऑप्शन है 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों कितना स्टूडेंट इस प्रश्न में भी गलत कर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार, कितना स्टूडेंट जो है यह 15 अगस्त 1947 लगा करके आ जाएंगे। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग, जो लोग हमारे क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा जो है अंगीकार यह 22 जुलाई 1947 को किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके 100% रिजल्ट गारंटी है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों बनिहाल सुरंग, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में या जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ी सुरंग कौन सा है? तो यह बनिहाल सुरंग है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। दोस्तों भारत की अगर सबसे बड़ी सुरंग के बारे में पूछ दे तो वह कौन सी सुरंग है? तो यह बनिहाल सुरंग है। और दोस्तों बनिहाल सुरंग को जो है दोस्तों पीर पंजाल भी कहा जाता है, पीर पंजाल भी कहा जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बनिहाल सुरंग दिया रहे या पीर पंजाल दिया रहे, बात एक ही है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी सुरंग पीर पंजाल है जो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात जो है दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या महाराष्ट्र में। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात जो है यह कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है? यह कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों यह कौन सी नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। अगर नदी पूछते तो यह शरावती नदी पर है। और दोस्तों इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो आप लोग जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और यह कौन सा नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित हैवी व्हीकल्स जो दोस्तों फैक्ट्री है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद या अवाड़ी में। तो दोस्तों हैवी व्हीकल्स का फैक्ट्री जो है यह तमिलनाडु के चेन्नई के पास अवाडी में स्थित है। तमिलनाडु के चेन्नई के पास जो है अवाडी में क्या है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? कौन सा राज्य है जो भारत का कौन सा राज्य है जिसे नेफा के रूप में नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो दोस्तों पहले जो है यह अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ स्थित है? विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना बैंक और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या वाशिंगटन डीसी में। तो यह दोस्तों वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। यह वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? तो यह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? तो यह वाशिंगटन डीसी है। अगर दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, अगर ये पूछ दे विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1944 में इसकी स्थापना किया गया था। और दोस्तों वर्तमान समय में 189 देश क्या है तो इसमें शामिल है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1944 में और 189 देश इसमें शामिल है। और दोस्तों इसकी मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो दोस्तों राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय आहार संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1918 में हैदराबाद में किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, स्थापना भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त यह किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1969 ईस्वी, 1769 ईस्वी, 1791 ईस्वी या 1793 ईस्वी या 1799 ईस्वी। तो दोस्तों विश्व बैंक बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है यह 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था, आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान में। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों राजस्थान में जो है यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और दोस्तों असम में जो है यह मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है यह भोरम देव जो है भोरम
देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है और छत्तीसगढ़ में भौरमदेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोग जो है इसे भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 13 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वही अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, वह दोस्तों भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है ईसा से 326 ईस्वी पूर्व, ईसा की मृत्यु के 327 वर्ष बाद, ईसा के 302 वर्ष पूर्व, ईसा के 298 वर्ष पूर्व। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर यह ईसा के 326 वर्ष पूर्व जो है यह आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी बैंक कहते हैं, अवध बैंक, बनारस स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो दोस्तों भारतीयों द्वारा प्रथम संचालित बैंक कौन था? तो यह पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी बैंक कहा जाता है। अगर दोस्तों पीएनबी बैंक का स्थापना के बारे में पूछ दे, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो यह दोस्तों 1894 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, जो भारतीयों द्वारा प्रथम संचालित बैंक था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान में। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है यह असम राज्य में स्थित है। कहां पर है? तो यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1906 ईस्वी में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या अरविंद घोष। तो दोस्तों 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह कलकत्ता में कराया गया था, जिसमें दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की इसी अधिवेशन में मांग की। स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में मांग की थी, जो 1906 ईस्वी में किया गया था। अगर दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन का बात हो ही गया है, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस की पहला अधिवेशन की बात कर ले तो यह 1896 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें से दोस्तों यह पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था ये भी प्रश्न बनता है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था, यह कहां पर किया गया था? तो आप लोग याद रखना है दोस्तों, यह कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। और दोस्तों इसी कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, उसी में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक दूसरे से रिलेट होता है। अगर इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो 100% दोस्तों आप सिलेक्शन कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको टॉनिक क्लास चलाया जा रहा है। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांत की प्रभुत्वता को मंजूर करते हैं? ऑप्शन है सज्जन सिंह केस या गोलकनाथ केस या केशवानंद भारती केस या मिनर्वा मिल्स केस। तो दोस्तों यह मिनर्वा मिल्स केस हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स केस हो जाएगा। अगर यह मिनर्वा मिल्स केस जो है दोस्तों यह 1980 में यह विवाद हुआ था। यह विवाद कब हुआ था? तो यह 1980 में हुआ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन रह सकती है। अधिकतम 3 वर्ष रह सकता है, अधिकतम 1 वर्ष रह सकता है, अधिकतम 6 माह रह सकता है या अनिश्चित समय तक रह सकता है। तो दोस्तों संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल जो है ऑपरेशन यह अनिश्चित समय तक रह सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में जान लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों विदेशी आक्रमण एवं आंतरिक जो सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में जो है संघ का मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। दोस्तों घोषणा किए जाने के 30 दिन के अंदर
दोस्तों घोषणा किए जाने के 30 दिन के अंदर संसद की दोनों सदनों की मंजूरी जो है यह मिल जाना चाहिए, दोनों सदन की जो है मंजूरी मिल जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, प्रत्येक 6 माह में संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। आपातकाल की घोषणा यह राष्ट्रपति करता है और दोस्तों 30 दिन के अंदर दोनों सदनों की जो है मंजूरी मिल जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनिश्चित काल तक समय तक यह रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो यह दोस्तों ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह, M.A. अयंगर या G.S. ढिल्लो या G.B. मालवंकर। जिसे दोस्तों G.B. मालवंकर को क्या कहा जाता है? यह दोस्तों G.B. मालवंकर को गणेश वासुदेव मालवंकर कहा जाता है। G.B. मालवंकर का फुल नाम क्या है? तो यह गणेश वासुदेव मालवंकर थे। दोस्तों जिन्होंने लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह G.B. मालवंकर जी थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और दोस्तों आप एग्जाम में 100% रिजल्ट अपना सुनिश्चित कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।